जादुई कुआं। मीरपुर नामक गांव में सिया और प्रिया नाम की दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उनका परिवार बहुत ही सुखी परिवार था, लेकिन बदकिस्मती से एक दिन उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से उनका अच्छा खासा परिवार बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाता है। उनकी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करके पैसे कमाने लगती है और दोनों बहनों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में उनका दाखिला करा देती है। उनकी माँ के कमाए हुए पैसों से उनके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पा रहा होता है। कई बार तो उन तीनों को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे, लेकिन दूसरों के घरों में भूखे पेट काम कर करके उनकी माँ बहुत कमजोर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अपने माता और पिता दोनों को इतनी कम उम्र में खो देने की वजह से सिया और प्रिया अब बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि उन्हें अब क्या करना है, कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है। सिया जो कि बड़ी होती है, वो सोचती है कि क्यों ना अब चाचा चाची के घर पर ही चलकर रहा जाए, ताकि उन्हें एक सहारा मिल जाए। ये सोचकर वो प्रिया से कहती है, प्रिया, अब हमारे माता पिता तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर हम दोनों चलकर चाचा चाची के साथ रहना शुरू कर दे तो हमें रहने का ठिकाना भी मिल जाएगा और अकेले रहने की वजह से हम दोनों को ज्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी। दीदी, कह तो आप बिल्कुल सही रही हो, लेकिन आप तो चाची का व्यवहार जानती हो ना, वो हमें अपने घर में बिल्कुल भी नहीं घुसने देंगी। माना कि चाचा जी हमारे बारे में सोचते हैं, लेकिन चाची के आगे तो शायद उनकी भी नहीं चल पाएगी। हाँ, तू सही कह रही है कि चाची बहुत ही ज्यादा घमंडी है और वो हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं। और अब तो माता पिता भी नहीं रहे, इसलिए उनका व्यवहार अब हमारे लिए और भी बुरा हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अकेले रहने से अच्छा है कि चलकर उनके घर में ही रहा जाए। दीदी, मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा, पर आप इतना कह रही हो तो एक बार चलकर कोशिश कर लेते हैं। हो सकता है कि चाची को हम पर दया आ जाए और वो हमें अपने घर में रहने दे। चाचा और चाची के घर में रहने की उम्मीद लेकर दोनों बहनें अपने चाचा चाची के घर पहुंच जाती हैं और वहां पहुंचकर घर की बेल बजाती हैं, जिसे सुनकर उनकी चाची घर से बाहर आती है तो देखती है वो दोनों बहनें घर के बाहर खड़ी हुई है। उन्हें देखती ही चाची बहुत आग बबूला हो जाती है और उनसे कहती है, अरे ओ मनहूस लड़कियों, तुम दोनों मेरे घर पर क्या करने के लिए आई हो? तुम दोनों की तो मैं शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती, और तुम हो कि ये सब जानने के बावजूद मेरे घर के बाहर आकर मेरे घर की बेल बजाने लग रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? चाची, आप हमसे इतना नाराज क्यों रहते हैं? हमने तो आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। हम दोनों यहाँ पर इस उम्मीद से आए हैं कि आप हम दोनों को अपने साथ अपने घर में रख लोगी, क्योंकि माता पिता के जाने के बाद हम दोनों बहुत अकेले हो गए हैं और अभी हम इतने बड़े भी नहीं हैं कि अकेले रह पाए, इसलिए हम यहाँ चले आए। अरे वाह, देखो तो इन मनहूसों को जरा, यहाँ चली आई। मैंने क्या यहाँ पर धर्मशाला खोल रखा है कि जिसका मन करेगा मुंह उठाकर यहाँ पर चला आएगा? निकलो अभी मेरे घर से बाहर। नहीं चाची जी, कृपया करके आप ऐसा मत बोलिए। अगर आपने हमें यहाँ नहीं रहने दिया तो हम दोनों बहनें कहाँ जाएंगे? अब तो हमारे माता पिता भी जिंदा नहीं है, जिनके सहारे हम रह लिया करते थे। अब हमें सिर्फ आपका ही सहारा है। वाह 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 वाह, जब माता पिता नहीं रहे तो अब तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत पड़ने लगी। जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा थे तब तक तो उन्होंने हमें कभी नहीं पूछा। खबरदार, जो तुमने मेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश भी करी तो मैं तुम्हें धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। और रही बात सहारे की, तो पूरी दुनिया पड़ी है, जाकर किसी के भी यहाँ सहारा ढूंढो, लेकिन मेरे यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। ये सारा शोर सुनकर उनके चाचा जी बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि दोनों बच्चियां गेट पर खड़ी है और उनकी बीवी उन दोनों पर चिल्ला रही है। ये देखकर वो अपनी पत्नी से कहते हैं, भाग्यवान, तुम इन बेचारे बच्चों पर क्यों चिल्ला रही हो? इन्होंने तुम्हारा ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया? अब जब उनके माँ बाप नहीं रहे तो इनका हमारे अलावा और इस दुनिया में है ही कौन? हमें इनको सहारा जरूर देना चाहिए। ये लो, आ गए इनके चाहने वाले। भला अब मेरी क्या जरूरत? भला मैं होती ही कौन हूँ इन्हें अपने घर में ना आने देने वाली? ये घर कोई मेरा थोड़ी है। ऐसी बात नहीं है भाग्यवान, ये घर तुम्हारा ही है।
लेकिन इन बच्चों पर थोड़ा सा तो तरस खाओ। तुम जो कहोगी ये वो काम कर दिया करेंगी, लेकिन इनको अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। हाँ चाचा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप हमें जो भी काम देंगी हम कर दिया करेंगे, कभी किसी काम के लिए ना भी नहीं करेंगे। बस हमें थोड़ी सी रहने की जगह दे दीजिए। हाँ चाची जी, मैं भी आपके सारे काम कर दिया करूँगी, लेकिन आप प्लीज़ हमें यहाँ रहने दीजिए। हमारे पास अब कोई और रहने का ठिकाना नहीं है। अपने पति की बातें सुनकर मजबूरी में उनकी चाची उन दोनों बहनों को अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती है, लेकिन उन्हें अपने घर में रखने के लिए वो दोनों के सामने एक शर्त रख देती है और उनसे कहती है, तुम दोनों मेरे घर पर एक ही शर्त पर रह सकती हो। तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना पड़ेगा और जैसा मैं कहूँगी हमेशा वैसा ही रहना होगा। मेरी हर बात माननी पड़ेगी। ठीक है चाची जी, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही किया करेंगे। हम आपके घर का सारा काम भी कर दिया करेंगे और आपकी हर बात मानेंगे। उसके बाद वो दोनों बहनें अपने चाचा चाची के घर में रहने लगती है, लेकिन उनकी चाची उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करना शुरू कर देती है। वो उन दोनों बहनों को सारा दिन काम में लगा कर रखती और उन्हें खाने के लिए रूखा सूखा खाना देती थी, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत परेशान रहती। लेकिन मजबूरी में उन दोनों को वही रूखा सूखा खाना खाना पड़ता और सारा दिन काम करते रहना होता था। दीदी, चाची हमारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव कर रही हैं। वो सारा दिन हमसे काम करवाती है, फिर भी हमें ऐसा रूखा सूखा सड़ा हुआ खाना खाने के लिए देती हैं। उनके अपने बच्चे तो इतना अच्छा खाना खाते हैं और स्कूल पढ़ने भी जाते हैं। उन्हें देखकर मेरा भी स्कूल जाने का मन करता है। आप इस बारे में चाची जी से बात करिए ना। नहीं प्रिया, ऐसा नहीं बोलते। चाची जी हमें जैसा भी खाना दे रही हैं, हमें चुपचाप से वही खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर हमने इस बारे में किसी से कुछ कहा तो हो सकता है कि वो हमें अपने घर से निकालकर बाहर कर दे। और रही बात स्कूल जाने की, तो इस बारे में मैं चाचा जी से बात करके देखती हूँ। हो सकता है कि वो तुम्हें स्कूल भेजने के लिए मान जाए। अपनी बहन की बात सुनकर सिया को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन उसके स्कूल जाने की बात सिया के मन में बैठ जाती है, इसलिए वो अपने चाचा जी से इस बारे में बात करने पहुंच जाती है। चाचा जी, प्रिया का दाखिला आप किसी सरकारी स्कूल में करवा दीजिए, वो स्कूल में पढ़ना चाहती है। जैसे ही सिया अपने चाचा जी से इस बारे में बात करना शुरू करती है, तभी उसकी चाची पीछे से आकर उसकी सारी बात सुन लेती है और डांटते हुए सिया से कहती है, अरे वाह, इन महारानियों को अब स्कूल जाना है। अगर तुम जैसी मनहूस लड़कियां भी स्कूल जाएंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? चाची जी, घर का सारा काम मैं कर दिया करूंगी और प्रिया के बदले का काम भी मैं ही कर दिया करूंगी। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस आप उसे किसी सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दीजिए। उसकी पढ़ने की बहुत ही ज्यादा इच्छा है। खबरदार, जो दोबारा ऐसी बकवास करी तो, और अगर आज के बाद मैंने कभी भी तुम्हारे मुंह से स्कूल जाने की बात सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाची के मुंह से ये सारी खरी खोटी बातें सुनकर सिया का दिल टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसे देखकर उसकी छोटी बहन प्रिया आती है और उसे कहती है, दीदी आप रोना बंद कर दीजिए, मुझे नहीं जाना स्कूल। अगर चाची मुझे स्कूल नहीं जाने देना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी वजह से आपको डांट खाने या मार खाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद से दोनों बहनें स्कूल जाने की बात को भूलकर चुपचाप अपने कामों में लगी रहती है और किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन फिर भी उनकी चाची का बर्ताव दिन पर दिन उनके लिए खराब ही होता जाता है और एक दिन तो उनकी चाची हद ही कर देती है। जब उनके चाचा काम पर चले जाते हैं तो वो सिर्फ एक गिलास टूटने की वजह से दोनों बहनों की जमकर पिटाई करती है और उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। दोनों बहनें रोते रोते घर से चली जाती है। चलते चलते दोनों कब घने जंगल में पहुंच जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। वहां पहुंचकर जब प्रिया को बहुत तेज प्यास लगती है तो वो अपनी बहन से कहती है, दीदी मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, हमें कहीं से पानी का इंतजाम करना होगा। प्रिया, थोड़ा सा आगे चलते हैं, हो सकता है कि आगे हमें कोई कुआं या तालाब दिख जाए। थोड़ा आगे चलकर दोनों को एक कुआं दिखाई देता है, लेकिन वो कुआं बहुत ज्यादा गहरा होता है और उसके आसपास कोई बर्तन भी नहीं होता।
जिसकी मदद से वो पानी को निकाल पाती। ये देखकर दोनों बहनें बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि प्यास के मारे अब दोनों का बहुत बुरा हाल हो चुका होता है। कुएं में से पानी नहीं निकाल पाने के कारण दोनों बहनें उस कुएं की मुंडेर पर बैठकर रोने लगती है। तभी उस कुएं में से एक सुंदर परी बाहर आती है और उनसे कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम दोनों बहनें क्यों रो रही हो? परी, हम दोनों बहनों को बहुत तेज प्यास लगी है, लेकिन हम चाहकर भी इस कुएं में से पानी नहीं निकाल पा रहे हैं। आप कृपया करके हमारी कुछ मदद कर दीजिए। बेटी, ये एक जादुई कुआं है। इसमें से पानी निकालने में मैं तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ, लेकिन इसमें एक शर्त है कि पानी केवल एक ही इंसान पी सकता है। तो तुम दोनों सोच लो कि तुम में से कौन पहले पानी पीना चाहता है। रानी परी, मेरी छोटी बहन को मुझसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो आप सिर्फ इसी को पानी दे दीजिए। मैं अपने लिए कहीं और से पानी का इंतजाम कर लूंगी। नहीं परी रानी, आप मेरी दीदी के लिए पानी दे दीजिए। मैं नहीं पीऊंगी तो कोई बात नहीं। उन दोनों बहनों का आपस में इतना प्रेम देखकर परी खुश हो जाती है और उनसे कहती है, बेटी, तुम दोनों बहनें बहुत ही नेक और सच्ची हो और एक दूसरे से बहुत प्रेम करती हो, इसलिए मैं तुम्हारा ये आपसे प्यार देखकर बहुत खुश हूँ। मैं तुम दोनों के लिए इस कुएं से पानी भी निकाल दूंगी और तुम दोनों को ये जादुई छड़ी भी दूंगी, ताकि तुम दोनों अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सको। इतना कहकर जादुई परी उन दोनों को उस जादुई कुएं में से पानी भी पिला देती है और उन्हें वो जादुई छड़ी भी दे देती है। जादुई छड़ी पाकर दोनों बहन बहुत खुश हो जाती हैं और अपने लिए जादुई छड़ी से एक सुंदर से घर की व्यवस्था कर लेती हैं और कुछ पैसों का भी इंतजाम कर लेती हैं। और उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी अपने खुद के घर में रहने लगते हैं और दोनों ही अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में राजा सूर्यसेन के घर दो जुड़वा राजकुमारियों का जन्म हुआ। बड़ी राजकुमारी का नाम राजा ने रूपेंजल रखा और छोटी का सिंड्रेला। जिस दिन उसका नामकरण था, उस दिन महल में एक परी आई और उसने दोनों प्यारी राजकुमारी को एक वरदान दिया। मेरा आशीर्वाद है कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी बने और मैं आपको ये वरदान दे रही हूँ कि जब भी आप रोएंगी, आपके आंसू हीरे बन जाएंगे। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। दोनों राजकुमारियों को राजा और रानी ने बहुत ही लाड प्यार से पाला था। जब वो दोनों बड़ी हुई तो दोनों और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी, लेकिन दोनों राजकुमारी का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। सिंड्रेला बहुत ही नेक और दयालु राजकुमारी थी, वहीं रूपेंजल एक घमंडी राजकुमारी थी। वो हमेशा नौकरों पर गुस्सा करती रहती थी। एक बार एक नौकरानी के हाथ से गलती से पानी का ग्लास छूटकर रूपेंजल के कपड़ों पर गिर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर पानी गिराने की? तुम्हें पता नहीं, ये मेरा सबसे पसंदीदा गाउन है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दे राजकुमारी, मुझसे गलती से हो गया ये। तभी सिंड्रेला वहाँ आती है। इन्हें माफ कर दो बहन, इसे गलती से पानी गिर गया। अब जाओ, जल्दी से दूसरा गाउन पहनकर तैयार हो जाओ। पिताजी के द्वारा रखा हुआ समारोह शुरू होने वाला है। अब जाओ, मैं तुम्हारे लिए प्यारे प्यारे फूल लेकर आती हूँ। आज तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, आगे से अगर गलती हुई तो तुम्हारे हाथ काट दूंगी, समझी? इतना बोलकर रूपेंजल वहाँ से चली जाती है। क्या तुम ठीक हो? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी। राजा सूर्यसेन अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को खुद ही अपना जीवन साथी चुनने का मौका दिया। आप दोनों राजकुमारियां खूबसूरती के साथ समझदार भी हो गई हैं, इसलिए मैं आप दोनों को अपने लिए उपयुक्त जीवन साथी चुनने का अनुमति देता हूं। आपके 19वें साल के जन्मदिन पर आप दोनों उस लड़के को हमारे सामने लेकर आइए जो आपको लगे कि वह आपके पति बनने लायक है। जी पिताजी। और फिर ऐसे ही वो दिन भी आ ही गया। आज दोनों राजकुमारियों का 19वां जन्मदिन था। राजा ने उस दिन एक बहुत ही बड़ा समारोह आयोजित किया था। राजा के आज्ञा के अनुसार दोनों राजकुमारी अपने होने वाले पति को राजा के पास लेकर आई।
राजा ने रुपेंजल के पास खड़े अच्छे कपड़े पहने हुए युवक की तरफ देखा और कहा, तुम काम क्या करते हो? महाराज, मैं राज्य के सबसे अमीर व्यापारियों का बेटा हूँ। उसके बाद राजा ने उसकी तरफ देखा जिसे सिंड्रेला ने चुना था। और तुम क्या करते हो? महाराज, मैं एक चरवाहा हूँ। सिंड्रेला, आप तो इतनी समझदार और इतने शाही खानदान से हैं। आप एक चरवाहा को अपना पति कैसे चुन सकते हैं? आने वाला समय में आपका जीवन बहुत ही कठिन रहेगा। महाराज, हालांकि मैं एक चरवाहा हूँ, लेकिन मैं सिंड्रेला से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने जीवन की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं राजकुमारी को हमेशा खुश रखूंगा। कृपया मुझ पर विश्वास करें और मुझे मेरी सिंड्रेला दे दे। पिताजी, मैं गरीबी से नहीं डरती। हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। आपने हमें अपने पति चुनने का अनुमति दिया था। कृपया आप अपना वादा निभाएं और हमें आशीर्वाद दें। राजा को सिंड्रेला द्वारा चुना हुआ लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन अपने वादे के मुताबिक राजा को अपने दोनों बेटियों की शादी उसके पसंद के लड़के से करनी पड़ी। मैं अपनी दोनों अनमोल बेटियां तुम दोनों को देता हूँ। कृपया मेरी बेटी को खुश रखना। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों अपना खुशहाल जीवन जिएंगी। और हाँ, मैं तुम दोनों को अपनी अनमोल बेटियां देती हूँ। कृपया उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना और उन्हें हमेशा खुश रखना। दोनों राजकुमारियों की भव्य शादी एक ही दिन हुई और अगले दिन उन दोनों के पति अपने साथ दोनों बहन को अपने घर ले गए। 1 साल बाद राजा अपनी दोनों बेटियों का हालचाल जानने के लिए उनके घर गए। वे सबसे पहले अपनी बेटी रुपेंजल के घर गए। रुपेंजल एक बहुत ही आलीशान घर में रह रही थी। रुपेंजल का पति रुपेंजल के आंसू बेचकर बहुत अमीर हो गया था। उनके वहाँ राजा का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। राजा रुपेंजल को देखकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि रुपेंजल के परिवार वाले पहले से और भी ज्यादा अमीर हो गए थे। आपने हमें बता दिया होता, हम लेने आ जाते। कोई बात नहीं, बस आप लोग खुश हैं, इसी में मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आप लोगों को इतना खुश और समृद्ध देखकर अच्छा लगा। रुपेंजल से मिलने के बाद राजा अपनी छोटी बेटी सिंड्रेला से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। राजा जब सिंड्रेला के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी प्यारी बेटी सिंड्रेला एक छोटे से गरीब घर में रह रही है। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। अरे पिताजी, आप हमें बिना बताए यहाँ आ गए। अगर बताकर आता तो फिर तुम्हें इस तरह खराब स्थिति में काम करते हुए देख नहीं पाता। उसी समय सिंड्रेला का पति भी काम से घर आ जाता है। राजा को देखकर वो उन्हें प्रणाम करता है। पिताजी, आप पहली बार हमारे घर आए हैं। कृपया अंदर आइए, हम आपके लिए खाना बनाते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं। पहले ये बताओ, मेरी बेटी को इतनी गरीबी में रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी के एक आंसू से तुम बहुत बहुत अमीर हो सकते थे, फिर भी तुम मेरी बेटी को इस हालत में रख रहे हो। पिताजी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं सिंड्रेला के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ मैं उसे अपने मेहनत से काम करके खिलाऊं और खुश रखूं। हाँ पिताजी, मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। राजा वहाँ से चला जाता है। सिंड्रेला का पति हर दिन सुबह सुबह भेड़ चराने के लिए जाता था और सिंड्रेला घर में रहकर भेड़ों के ऊन से गर्म कपड़े बुनती थी। फिर वो उन्हें बाजार में बेचा करती थी। सिंड्रेला के बनाए कपड़े बहुत अच्छे होते थे। सिंड्रेला और उसके पति के दयालु स्वभाव की वजह से उनके कपड़े बहुत जल्दी बिक जाते थे। ऐसे ही धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो गए। फिर उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा घर खरीदा और अधिक भेड़ भी खरीद ली। उनका काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। वे लोग बहुत ही खुश थे। लेकिन अजीब बात थी कि सिंड्रेला के आंखों में काफी दिनों से अक्सर बिना किसी कारण के दर्द रहता था। डॉक्टर भी उनका दर्द का कारण नहीं पता लगा पा रहे थे। इनकी आंखें तो बिल्कुल ठीक हैं। सॉरी, मैं इनके दर्द का कारण नहीं पता लगा पा रही हूँ। इनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। फिर एक दिन राजा ने महल में समारोह रखा और अपनी दोनों बेटियों को आमंत्रित किया। समारोह में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। रुपेंजल के पति ने राजा को ढेर सारा खजाना दिया। पिताजी और माँ, यह आपका उपहार है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मेरी बेटी रुपेंजल कहाँ है? माँ, मेरी पत्नी की आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वह समारोह में नहीं आ सकी। उसके बाद सिंड्रेला के पति ने राजा और रानी के लिए अपने खुद के हाथों से बनाए हुए कपड़े उपहार में दिए। मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। समारोह में राजा ने सिर्फ रुपेंजल के पति से ही बातें की। उन्होंने सिंड्रेला के पति की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तभी सिंड्रेला की नजर रुपेंजल के पति द्वारा दिए गए उपहार की तरफ गया। ये तो हमारे आंसू से बनने वाला हीरा है, हो ना हो रुपेंजल जरूर किसी मुसीबत में है। सिंड्रेला ने अपने पति से इस बारे में बताया। मुझे लगता है ये आंसू मेरी बहन के आंखों के आंसू हैं और बिना मतलब के मेरे आंखों में दर्द होने का मतलब है वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। अगर ऐसी बात है तो हमें उसे मिलना जाना चाहिए। दोनों पति और पत्नी रुपेंजल से मिलने उसके घर पहुँचे, लेकिन उसके घर में ताला लगा हुआ था। सिंड्रेला के पति ने ताला तोड़ दिया और फिर दोनों घर के अंदर चले गए। काफी ढूंढने के बाद एक कमरे में से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि रुपेंजल एक जेल में बंद है। रुपेंजल, मैं हूँ सिंड्रेला, तुम्हारी बहन, और ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? सिंड्रेला, तुम यहाँ कैसे आ गई? जल्दी यहाँ से चले जाओ, अगर मेरे पति ने तुम्हें देख लिया तो तुम भी खतरे में पड़ जाओगी। तुम चिंता मत करो बहन, तुम्हारा पति पिताजी के साथ समारोह में है। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी ये हालत किसने की और ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? आज से 2 साल पहले मेरे ससुर का निधन हो गया और फिर मुझे पता चला मेरा पति कोई काम धंधा नहीं करता है। वो तो दिन भर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है, जुआ खेलता है और एक दिन वो अपनी सारी संपत्ति जुए में हार गया। जब मैंने उन्हें इन सब के लिए पूछा तो उन्हें खुद के किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ और उन्होंने मुझसे कहा, मुझे माफ कर दो सिंड्रेला, मैं सुधर गया हूँ, प्लीज तुम मेरी मदद करो, मैं अपना सब कुछ सही करना चाहता हूँ। तुम रो और तुम्हारे आंसू से जो हीरे निकलेंगे मैं उसे बेचकर अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट करूँगा। और मुझे उस पर दया आया और मैंने उसकी मदद की, लेकिन वो नहीं सुधरा। उसने मुझसे झूठ कहा था। फिर एक दिन गुस्से से मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए लेकिन तुम नहीं बदले। मैं तुम्हें यहाँ अब ये बताने आई हूँ कि मैं अब तुम्हारे साथ यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं महल अपने पिताजी के पास जा रही हूँ। उसने जब ये सुना तो गुस्से से लाल हो गया और उसने मुझे धक्का देकर नीचे जमीन पर गिरा दिया। मेरी मर्जी के बिना तुम अपने पिता से क्या किसी से भी नहीं मिल सकती। मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो तुम्हारे आंसू बेचकर बिना कमाए ही पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता सकता हूँ, फिर मुझे काम करने का क्या जरूरत। और फिर उसने मुझे जेल में बंद कर दिया। अगर मैं उसको हीरा ना दूं तो वो मुझे खाना भी नहीं देता है। मुझे अब ठीक से दिखाई भी नहीं देता क्योंकि मैं काफी सालों से रो ही रही हूँ। तुम घबराओ मत रुपेंजल, अब मैं आ गई हूँ। उस दुष्ट को उसके की सजा जरूर मिलेगी। तुम चलो मेरे साथ। और फिर सिंड्रेला और उसका पति दोनों मिलकर रुपेंजल को अपने साथ समारोह में ले आते हैं। जब वो लोग सभा में पहुँचे उस वक्त भी रुपेंजल का पति इन सब चीजों से अनजान राजा के साथ मीठी मीठी बातें करने में मस्त था। उसने जैसे ही रुपेंजल को देखा तो वो डर गया। सिंड्रेला ने अपने पिता से रुपेंजल के साथ जो हुआ सारी बातें बताई। ये सुनकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? पहरेदारों, फांसी के दिन तक इसे जेल में डाल दो। पहरेदार उसे वहाँ से ले जाते हैं। हर कोई रुपेंजल की ये हालत को देखकर दुखी था क्योंकि वो अब सही से देख नहीं पा रही थी। मेरी प्यारी बहन, काश मैं तुम्हें देखने में मदद कर पाती। तभी वहाँ वही परी आती है जिसने बचपन में उन्हें वरदान दिया था। मुझे सब कुछ पता चल गया है कि रुपेंजल के साथ क्या हुआ और मैं ये भी जानती हूँ कि अब आप लोग क्या चाहते हैं। एक उपाय है जिससे रुपेंजल की आंखों की रोशनी फिर से वापस आ सकती है। क्या वो कौन सा उपाय है? कृपया मुझे बताइए। सिंड्रेला, अगर तुम अपने आंसू से हीरे बनने वाला वरदान का त्याग कर दोगी तो रुपेंजल फिर से देखने लगेगी। मुझे मंजूर है,
मैं बस अब ये चाहती हूँ कि रुपेंजल की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। परी ने एक जादू किया और रुपेंजल की आंखों की रोशनी वापस आ गई। सभी बहुत ही खुश हुए। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बेटियां। मुझे नहीं पता था कि सबसे बड़ी संपत्ति मेहनत और सच्चा प्यार होता है। अगर धन हो प्यार ना हो तो सब व्यर्थ है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।